the loudest applause to our two-time Olympic medalist, Neeraj Chopra. आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज आए हैं। ये एक लैंड है जो कि चिराग दिल्ली गांव और शेख सराय के बीच में पड़ता है, छोटी पुलिया के पास। यहाँ पे एक नाला है और यहाँ पर ये एकदम एक डंप साइट बन गया है। तो आज हमारा प्रयास है कि हमने यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया है और वृक्षारोपण करा है और मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि हम इस एरिया को एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में डेवलप करेंगे ताकि स्थानीय निवासियों के लिए और सुविधा हो। हेलो, आप कैसी देखती हैं? हेलो, चेक 1 2 3। देखिए, बहुत ही खुशी की लहर है। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बेल पर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जुडिशरी सिस्टम से ऊपर कोई भी तानाशाह सरकार नहीं होती। ये एक भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा है और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी जल्द ही बाहर आएंगे। हमारे मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो काम किया, आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से वो जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं। देखिए, ये तानाशाही के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है। 17 महीने उनको जेल के पीछे रखा क्योंकि ईमानदारी से डर लगता है भाजपा को। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकती भाजपा। जैसे जब ईडी कोर्ट ने बेल दे दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का क्या मतलब है? हमारे नेताओं को पहले जेल में डाला जाता है, फिर केस बना जाता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। ये क्या है? ये तानाशाही है क्योंकि आप अपनी किसी भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। पर हम आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने आई थी और हम जनता के मुद्दों पर लगातार काम करते रहेंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की हम पर कीचड़ डालने की, भाजपा ने बहुत कोशिश की हमें कुचलने की, पर आप देख ही सकती हैं कि इनके सारे षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। WCD मिनिस्टर मैडम से मिलके आए हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी सरकार के नीचे आंगनवाड़ियों में जो राशन बांटा जाता है, इतना बड़ा घोटाला जो चल रहा है, जिसके बारे में पहले चिट्ठी भी लिखी थी मैंने और CBI की जांच भी मांगी है। पार्लियामेंट में भी मैंने ये मुद्दा उठाया है और आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आंगनवाड़ी के और जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ मुलाकात कराई मंत्री साहब से। और आपको हमारे बीबी हरगोविंद कौर जो नेशनल प्रेसिडेंट है आंगनवाड़ी के, ये आपको सारा मुद्दा आपको समझाएंगे कि कैसे केंद्र से पैसे लेके वो पैसों का मिसयूज होके लोगों को उस राशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि सब स्टैंडर्ड उर्ली लगा हुआ कीड़े मकोड़े वाला राशन जोर जबरदस्ती से कहा जा रहा है कि आप इसको पकाएं और बच्चों को खिलाएं। लोगों की जानों से खिलवाड़ करी जा रही है और पंजाब के हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे ही चल रहा है। उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी। अभी आप आंगनबाड़ी के बारे में सुनिए कि लोगों की जानों के साथ पंजाब आम आदमी की सरकार कैसे खिलवाड़ करके। आज का जो प्रोग्राम है इसके हवाले से हमें जानकारी दीजिए। आज 10 अगस्त को हमने तिरंगा रैली की है जो हर घर तिरंगा कैंपेन का एक कंपोनेंट है और इसमें हमने चाहा है कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। स्कूल के बच्चों से लेकर जनरल आवाम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे टिल रन अप ऑफ 15 अगस्त। ऐसे ही है कि केवल यहाँ नहीं, पूरा विश्व में महिला 50% है या 49-48% है। फैमिली हो या समाज हो या देश हो या पूरा विश्व हो, हमको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए महिलाओं को भी आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसा ही है कि सभी लोगों का स्थिति, परिस्थिति एक जैसा नहीं है, लेकिन
छोटेपन से ही समाज आज मॉडर्न हो गया है। दिन था जी महिलाएं घर के अंदर रहते थे, लेकिन आज सबको समझ में आ गया है, सबको आगे बढ़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज केवल जिन जिन महिला में एजुकेशनली सोशली पीछे है, इंडिया में हम ऐसे कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायक गोष्ठी हम आर्थिक रूप में और मजबूत बन जाए और घर से निकल जाए और दुनिया को देखे, तो घर को चलाने के लिए जो भेदभाव है मुझे लगता है और इन फ्यूचर और समाप्त हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं समाप्त होने में देख रही हूँ। मैं जब जब जाती हूँ बाहर, वहाँ बहुत सारे बिजनेस वुमेन, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है महिलाएं। और मुझे लगता है महिलाओं में भारत में महिलाओं को मातृशक्ति कहते हैं। उनके अंदर बहुत शक्ति है। उसी शक्ति को लोगों के आगे अंदर से बाहर निकालना है और बहुत सारे संघर्ष करने का शक्ति है, बहुत सारी चीजें फेस करने का शक्ति है। उसी फेस को सामना करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो या एजुकेशन में हो, कोई चीज आसान नहीं, लेकिन उसी चीज के साथ हमको जूझना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है और कांधे से कांध मिला के आगे बढ़ना है और परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ देश को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमको संघर्ष करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे परिवार में भी सभी लोग सपोर्ट नहीं करते। मुझे लगता है एक ना एक दिन आप जो संघर्ष करेंगे, एक ना एक दिन आपको जरूर सपोर्ट करेंगे और आपको भी सहयोग जरूर। इससे पहले हमारे साथ जुड़ने और मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मैं राष्ट्रपति हर्षा की भी आभारी हूँ। भारत और भारतीयों के प्रति उनके गहरे स्नेह की अभिव्यक्ति है और ये भावना हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे दिया गया ग्रैंड कलर ऑफ टिमोर लेस्टे का सम्मान भी इसी स्नेह और विशेष मित्रता का ही एक दर्शाता है। भाइयों और बहनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत तिमोर लेस्टे के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध लोकतंत्र और बहुलता के साझा मूल्यों पर आधारित है। तिमोर लेस्टे एक ऐसा देश है जो हाल ही में स्वतंत्र हुआ है और जिसकी आबादी युवा और महत्वाकांक्षी है। इस देश की कई प्राथमिकताएं और चुनौतियां हमारे जैसे ही हैं। हम प्रगति और विकास की हमारी साझा इच्छा से अनुरूप तिमोर लेस्टे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हम पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए तिमोर लेस्टे की सरकार और यहाँ के लोगों के साथ अपना जुड़ाव जारी रखेंगे। इस प्रयास में मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही तिमोर लेस्टे में एक दूतावास खोलने जा रहे हैं। इससे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अधिक आसान कॉन्सुलर एवं अन्य सेवाएं सुनिश्चित होंगे और इससे तिमोर लेस्टे की सरकार और लोगों के साथ बेहतर बातचीत संभव हो सके। अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए,
ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें, वो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी। और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, यानी उसको मैं करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलेंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था। और मैंने मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलेंटियर ग्रुप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है। तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार मड़ में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया है। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बन करके आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने, मन मेरा भारी था क्योंकि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावट
और इसी धरती के संतान सुरेश गोपी जी, जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिल करके इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहां के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। उत्तम बीज चाहिए। आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यहां धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हमको ऐसे बीजों की जरूरत भी है जो जलवायु के अनुकूल हो, बढ़ते तापमान में भी उचित पैदावार दे सके, कीटों का प्रयोग कम हो, कीटनाशकों का प्रयोग कम हो और कीटों का प्रकोप भी कम कर पाए। और इसके बीज उत्पादित करना, केवल उत्पादित नहीं, बीज बनाना, अनुसंधान करके ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरंतर इस काम में लगी है और अभी पिछले दिनों 109 नई किस्में बीजों की तैयार की गई। इनमें अनाज की 23,
अनाज में भी चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, चीना की 1, सांबा की 1, चने की 2, अरहर की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 फसलें। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको पूरी सूची दे दूंगा। चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी 7 फसलें। गन्ने की 7 किस्में, गन्ने की 4 किस्में और रेशे वाली फसलों की 6 किस्में, कपास की 5, जूट की 1, बागवानी की 40, उनमें सब है आम, अनार, अमरूद, बेल, पमेला। सब्जियों में टमाटर, लौकी, भिंडी, भारतीय सेम, खरबूज, तरबूज, कंद की फसलें अनेकों। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली, उनमें से धान की ऐसी किस्म भी है कि जिसमें 30% पानी कम लगेगा, तो पानी को बचाने वाली, उत्पादन के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम हो। दृष्टि से बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां हैं, और दिल्ली पुलिस अपनी तकनीक को लेकर जानी जाती है, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? 15 अगस्त पे दिल्ली पुलिस हर साल पुख्ता इंतजाम करती है। इस साल भी नॉर्थ जिले की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इसमें कई तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक अरेंजमेंट्स जो एंटी टेरर और कोई नुकसान पहुंचाना चाहे किसी भी तरीके का फंक्शन को, उसके लिहाज को देखते हुए किया जाता है, वो इस बार एक्सटेंसिव किया जा रहा है। इसमें रैंडम चेकिंग्स, पिकेट्स, स्नाइपर्स, रूफ टॉप्स और सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन की थ्रेट और उन सब के लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अराउंड 20-22 हज़ार लोग इस सेरेमनी को विटनेस करने आते हैं, तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि वो आरामदायक तरीके से यहाँ पे आ सकें, इस पर्व को अच्छी तरह मना सकें और इस सेरेमनी को ढंग से अपना एंजॉय कर सकें और जो ये सेरेमनी हो रही है इसको अच्छी तरह देख सकें। तो उनके लिए भी, उनके फैसिलिटेशन के लिए भी पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं एंड उनको भी पूरा चेक फ्रिस्क करके, उनकी गाड़ियों को चेक फ्रिस्क करके भेजा जाएगा, बट अप्रोप्रिएट इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सर, इसके अलावा कैमरास लगाए गए हैं, वो क्या किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं और कितने लगभग? हर बार की तरह लाल किले के आसपास के जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, सारे एरियाज़ को, इवन जो हमारे बिजी मार्केट्स हैं, इन सारे एरियाज़ को सीसीटीवी से कवर किया जाता है। वो इस बार भी कवर किए गए हैं। पिछली बार से और कैमरे बढ़ा दिए गए हैं और एरियाज़ को कवर किया गया है। साथ ही साथ सिर्फ कवर ही नहीं, सीसीटीवी कैमराज पे किस तरह की एनालिटिक्स लगेंगी ताकि सिस्टम ही हमें बता सके अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो एक और लेयर ऐड कर दी गई है सिक्योरिटी की, ताकि आदमी जो हमारे ऑपरेटर्स लगते हैं वो तो बताएं ही बताएं, साथ ही साथ सिस्टम भी इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें ये बताते रहे। तो इस चीज़ के लिए भी वीडियो एनालिटिक्स ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं सिक्योरिटी के, उन सब पे भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, इसके अलावा हम बात करें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की, इससे पहले सर हम बात करें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्या उसकी मदद ली जा रही है और कैसे? बिल्कुल, जो हमारी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है उसमें जो मैं बता रहा था कि एनालिटिक्स लगते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही काम करते हैं, तो उनकी पूरी मदद ली जाती है एंड उनमें पूरा देखा जाएगा। FRS है वो लगाया जाएगा ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो हम उसको पहले ही पकड़ लें, उसको लाल किले तक भी नहीं आने देंगे। तो वो सारी चीज़ की जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी एक अपील करूँगा कि दिल्ली में अब 15 अगस्त को चलते हुए ड्रोन उड़ाने पे भी प्रतिबंध है, तो ड्रोन उड़ाने पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो गलती से उड़ा देते हैं, वो भी ना करें क्योंकि ये बैन है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, हाई राइज बिल्डिंग पे स्नाइपर्स तैनात, उनकी
क्या संख्या है? जो भी मैं संख्या तो पब्लिकली नहीं बता सकता, बट एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है एंड जो भी कंटिजेंसी होगी उसको डील करने के लिए स्नाइपर्स हो गए, हिट टीम्स हो गई, असॉल्ट टीम्स हो गई, वो सारी चीज़ डिप्लॉय की जाती है और सिर्फ दिल्ली पुलिस की ही नहीं बाकी सारी एजेंसीज की डिप्लॉय की जाती हैं। तो इसमें मल्टी एजेंसी मल्टी टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है जो हर बार की तरह इस बार भी किया जा रहा है और एक्सटेंसिव तरीके से किया जाएगा। सर सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं कि कोशिश करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर मॉनिटरिंग किस तरह? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होती है, उस पर अगर कोई भी कुछ लिख रहा है, कोई भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको मॉनिटर करते हैं एंड उस पर लीगल एक्शन लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्रेट इनपुट्स दिल्ली पुलिस को आए हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि स्पेशल सेल ने एक टेररिस्ट भी पकड़ा है आईसिस। जो टेररिज्म रिलेटेड होता है या जो थ्रेट इनपुट्स होते हैं वो एक इंटरनल हमें जो मिलते हैं उन पे पूरी कार्रवाई की जा रही है एंड दिल्ली पुलिस ही नहीं बाकी सारी एजेंसीज मिलके जो भी थ्रेट परसेप्शंस होती हैं, जो भी थ्रेट इनपुट्स होते हैं उन पे प्रॉपरली काम करते हैं। हाँ, अभी जो तिरंगा यात्रा है उसमें देशभक्ति के माहौल में हमारी युवा पीढ़ी और हमारे समाज के हर एक अंग उसमें पार्ट ले सके, उसके कारण बहुत ही व्यापक तौर पे सूरत सिटी के अंदर जो सूरत सिटी का हार्ट जिसको बोलते हैं वैसा वाई जंक्शन से लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम तक 2 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सर भी पधारने वाले हैं। उसके अलावा हमारे गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी सर, CR पाटिल सर, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति और बाकी सारे मंत्रीगण और नागरिक, विद्यार्थी, वृद्ध और इनके साथ साथ मिलिट्री के बैंड भी हैं, पुलिस का बैंड है, हमारे होमगार्ड, ट्रैफिक के जवान भी जोर शोर से उसमें पार्ट लेने वाले हैं। इसके साथ स्कूल के जो बैंड होते हैं और जैसे सूरत की अपनी तासीर है, जैसे वोरा समाज का अपना एक बैंड है तो वो भी पार्ट लेगा। तो मिनी भारत सूरत को बोलते हैं। तो सूरत के अंदर जो अलग अलग राज्य के समाज के समुदाय के लोग यहाँ बस रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे पार्ट लेने वाले हैं। यहाँ छोटे छोटे 10 अलग अलग स्टेज का हमने निर्माण किया है जिसमें अलग अलग स्टेट जो है उनका कल्चर का यहाँ पे हम झांकी देख सकेंगे। टैबलो का भी आयोजन है, परेड के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं ऐसे हॉर्स का भी आयोजन हमने किया है। पिछले 4 दिन से तकरीबन 8 तारीख से तिरंगा यात्रा की पूरी तैयारी, ये जो तिरंगा वितरण की मुहिम है वो पूरे सिटी में चल रही है, जिसके तहत तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तिरंगा वो बांटने का हमारा टारगेट अभी कंटिन्यूस चल रहा है। इसके अंदर महानगर पालिका सूरत, पंचायत सूरत, कमिश्नरेट सूरत एंड पुलिस डिपार्टमेंट सूरत हर एक जगह पे जाके लोगों को समझा के देशभक्ति के साथ और तिरंगा का महत्व क्या है वो समझाने के बाद उनको वितरण कर रहे हैं। और जो यात्रा है तिरंगा यात्रा उसमें मोर देन 1 लाख पीपल पार्ट लेंगे। तिरंगा यात्रा की पूरी व्यवस्था इसलिए बहुत अच्छी तरह करनी जरूरी है हमारे लिए क्योंकि रविवार है, रजा का माहौल है और शाम को है। हमारी तिरंगा यात्रा शाम को है और जो मेन रोड पे से वो जाने वाली है वो वाई जंक्शन का पूरा जो रोड है वहाँ पे वैसे भी संडे को ज्यादा भीड़ रहती है। तो जो भी लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, एयरपोर्ट पे जो जाने वाले पैसेंजर्स हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, जो एम्बुलेंस वगैरह है, इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके कारण हमारा जो प्रोहिबिशन का नोटिफिकेशन we had requisitioned the services of judicial magistrate presence एवं witnesses যেখানে মা বাবাও ছিলেন এবং স্টুডেন্টরাও ছিলেন। ওখানে যে আরজি কর স্টুডেন্ট ওদের প্রেজেন্সে ইনকোয়েস্ট করা হয়। ইনকোয়েস্ট করার পরে পোস্টমর্টম করা হয়। পোস্টমর্টমের জন্য একটা বোর্ড গঠিত করা হয়েছিল যার মধ্যে 2 জন ফিমেল মেম্বার্স ছিলেন, টোটাল 3 জন ডক্টরদের বোর্ড ছিল এবং ওটা পুরো ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে এবং ওখানেও ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং স্টুডেন্টসরা অ্যাজ উইটনেসেস প্রেজেন্ট ছিলেন ডিউরিং দি
পোস্টমর্টম প্রসিডিংস। তারপরে ওখান থেকে পিও থেকে আমাদের এফএসএল টিম এবং ইনভেস্টিগেশন আমরা একটা এসআইটি গঠন করি। এসআইটি গঠনে ডিসিডিডি স্পেশাল ওর নেতৃত্ব করছেন, অ্যাডিশনাল সিটি 1 পার্সোনালি সুপারভাইজ করছেন। এই 7 মেম্বার টিমের মধ্যে টালা থানার অফিসাররাও আছেন এবং আমাদের ডিডি অফিসার আছেন। হোল নাইট ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইনসিডেন্ট we have analyzed all kind of evidences which we have found, including the CCTV which was present in the vicinity of the PO, and we have on the basis of these evidences আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং নানা রকম এভিডেন্স ওখান থেকে কালেক্ট করেছি ওদের এগেইনস্টে। ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আজকে ওকে প্রডিউস করা হবে কোর্টে। আমরা এই ইনসিডেন্টের জন্য we are extremely sad, anguished and angered. We are with the family members, doctors, and whatever needs to be done from our end, we are following a very transparent process of investigation. যদি ওরা ওদের কোনো কিছু ডিমান্ড থাকে ফ্যামিলি মেম্বার্সে and as far as this thing is concerned, we are following a very, very transparent investigation here, and if there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. যে ওখানে এভিডেন্স, সিসিটিভি এভিডেন্স, যে সময় ওকে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি, ওই সব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি দ্যাট, অ্যান্ড দেন ইন্ট্রোগেশনও হয়েছে। উই হ্যাভ ইন্ট্রোগেটেড several witnesses, doctors and others, and in total putting this all together, we have concluded that there is a very, very strong complicity as far as the accused is concerned. For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. Jodi aur kichu thake, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people, এবং যদি 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। इसी कड़ी में 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई, डिटेल्ड कैबिनेट में डिस्कशन हुआ इस पे, और 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे। अर्बन एरियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला पीएम आवास योजना में लिया गया है, वो है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बेटियां बहनें आजकल कई शहरों में काम करने के लिए जब आती हैं, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विमेन एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए सबके लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई है। 17 महीने के बाद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालत पर और ईडी पर जिस तरह से स्ट्रिक्चर पास किए, आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है। 17 महीने तक उससे बेल नहीं, जमानत नहीं मिलने देते, उसका अधिकार का हनन होता है।
ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती। मैंने भी ये वेदना सही है, अनिल देशमुख जी हो, संजय सिंह जी हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक पैसे का आरोप नहीं। मेरी जानकारी है कि एक पैसा उनके यहां से जब्त नहीं किया है। जो आप बोलते हैं ना क्राइम का मनी लॉन्ड्रिंग, कहां मनी लॉन्ड्रिंग है? भारतीय जनता पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है, रिजर्व बैंक है मनी लॉन्ड्रिंग की। इतना पैसा उनके पास कहां से आता है? मनी लॉन्ड्रिंग से आता है ना। यहाँ वहां से हमको क्या सिखाते हैं? चलो छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया। अब इस पे क्या कमेंट करना पे? मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर। कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या केस से? केस तो चल ही रहा है ना अभी। 17 महीने ये इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की। प्राउड मैडम, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, बैक टू बैक जीतना, एंड हॉकी के लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात है, तो बहुत खुशी है। नया दौर आप देखते हैं, अब हॉकी का शुरू होगा, 52 साल बाद मेडल आए। जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे हमें इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है और लोग प्यार दे रहे हैं, आई थिंक आप बोल सकते हैं कि वो टाइम वापस आ रहा है और हम लेके भी आएंगे। प्रधानमंत्री ने भी आपसे बात की, एक नया नाम आपको दिया सरपंच, वो कैसे देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि आई थिंक टीम में सभी सारे सरपंच हैं मैडम, क्योंकि टीम गेम है तो बहुत खुश हूँ, नाम मिल गया भाई। बट इसमें बट ठीक है, बट पीएम सर से बात करना आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, एंड जाने से पहले और मैच के बाद वहाँ पे उनसे बात करनी, ये बहुत हमारे लिए स्पेशल थी। मैच को लेकर क्या कहेंगे? जब उस वक्त आप खेल रहे थे, क्या कुछ था मन में, क्या सोच रहे थे? बिल्कुल सोच यही रहे थे कि पहले अपना जो हमें बताया गया है, हम जो प्लान करके जा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस था, और क्योंकि जीत के ऑफकोर्स हम मेडल के लिए जा रहे थे, बट आई थिंक उससे पहले जो आपको फोकस रहना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मन में जो हमें बताया गया था कि 60 मिनट हमने जो बताया उस पर स्टिक रहना है और अपना बेस्ट करना है, तो अगर हम ये चीज़ें अच्छी करेंगे तो हमारा मेडल आएगा, तो आई थिंक हमने वो अच्छी की है। आप भी एक नए बड़े खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं मैच के बाद, इस पर क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है मैडम, आई थिंक चाहे इंडिविजुअल कोई भी प्लेयर अच्छा कर रहा है तो वो टीम का बेनिफिट है, तो आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस को लेके, और ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में 10 गोल करने आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैडम इंडिया को करेंगे जी, थैंक यू मैडम।